भारत की सबसे जरूरी किताब। नहीं, ये कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। ये है हमारा संविधान। पर इसे सिर्फ एक किताब कहना शायद सही नहीं होगा। कहा जाता है कि ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज। तो सवाल यही है, क्यों? क्या मतलब है इसका? चलिए, इस कहानी की शुरुआत करते हैं। 26 जनवरी 1950। सोचिए जरा वो दिन जब एक नए नवेले आज़ाद देश ने खुद से एक वादा किया। ये वादा था न्याय का, आज़ादी का और बराबरी का। और हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन उसी वादे की सबसे बड़ी निशानी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स की दूर की सोच देखे कमाल की थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने एक पत्थर की लकीर खींच दी है। नहीं, उन्होंने कहा ये जो संविधान है ना, ये कोई वकीलों का डॉक्यूमेंट नहीं है। ये तो जिंदगी का एक वेहिकल है, एक गाड़ी है। और इसकी आत्मा हमेशा वक्त के साथ बदलेगी। मतलब वो ये जानते थे कि आने वाला इंडिया उनके इंडिया से बहुत बहुत अलग होने वाला है। पर यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, एक चैलेंज। एक किताब जो 75 साल से भी पहले लिखी गई, वो आज के डिजिटल इंडिया को, आज के भारत को कैसे गाइड कर सकती है? एक ऐसा भारत जिसकी उस वक्त कोई कल्पना तक नहीं कर सकता था। है ना बड़ा सवाल? जरा सोच कर देखिए, 1950 का भारत और आज का भारत, कितना कितना फर्क है। तब ना ग्रीन रेवोल्यूशन की बात थी, ना इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की। अरे आईटी और मोबाइल बूम तो दूर की बात है। और आज हम एआई और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। तो एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट, एक रुकी हुई किताब, इन नए सवालों का जवाब कहाँ से लाती? और यहीं पर हमारे संविधान की पहली सुपर पावर सामने आती है। वो सुपर पावर है इवॉल्व होने की, बदलने की शक्ति, समय के साथ साथ खुद को ढालने की ताकत। बेसिकली इसे जिंदा रहने की पावर दी गई। तो ये पावर आती कहाँ से है? ये आती है एक शब्द से, अमेंडमेंट। हिंदी में कहें तो संशोधन। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो तरीका है, वो प्रोसेस है जिससे देश के सबसे बड़े कानून, मतलब संविधान को बदला जा सकता है। कह सकते हैं कि ये हमारी नेशनल रूल बुक को अपडेट करने का तरीका है। अब सबसे मजेदार बात पता है क्या है? इसका बैलेंस। हमारे संविधान बनाने वालों ने एक जबरदस्त संतुलन बनाया। एक तरफ तो इसे रिजिड यानी कठोर बनाया, ताकि इसके जो कोर प्रिंसिपल्स हैं, जो इसकी आत्मा है, जैसे डेमोक्रेसी, उसे कोई आसानी से बदल न सके, वो मजबूत रहे। और दूसरी तरफ इसे फ्लेक्सिबल यानी लचीला भी बनाया, ताकि समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से ये अडाप्ट कर सके। ये इतना शानदार बैलेंस है कि जहाँ कई देशों को अपना संविधान बार बार लिखना पड़ा, हमारा आज भी वही है, बस बेहतर होता जा रहा है। तो सवाल ये है कि ये बदलाव होता कैसे है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये एक बहुत सोचा समझा प्रोसेस है। देखिए, मोटे तौर पर 3 तरीके हैं। छोटे मोटे बदलाव, जैसे किसी राज्य की बाउंड्री बदलनी हो, तो वो सिंपल मेजॉरिटी से हो जाता है। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे किसी बड़े मुद्दे को बदलना हो, तो फिर चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, मतलब 2/3 सदस्यों की हाँ। और अगर बदलाव ऐसा हो जो पूरे देश के फेडरल स्ट्रक्चर पर असर डाले, तो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी जरूरी है। मतलब प्रोसेस को जानबूझकर थोड़ा मुश्किल बनाया गया है। और इसी प्रोसेस की वजह से आज तक हमारे संविधान में 105 से भी ज्यादा बार बदलाव यानी अमेंडमेंट्स किए जा चुके हैं। और हाँ, ये नंबर सुन के ये मत सोचिएगा कि इसमें कोई कमी है। नहीं, ये नंबर इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सबूत है कि हमारा संविधान वाकई में वक्त के साथ सांस लेता है, इवॉल्व करता है और ग्रो करता है। और इन अमेंडमेंट्स ने हमारी जिंदगी को सीधे तौर पर बदला है। सोचिए, 61वें संशोधन ने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी, देश के युवाओं को ताकत दी। 73वें और 74वें संशोधन ने पावर को दिल्ली से निकालकर गांवों की पंचायतों और शहरों की नगर पालिकाओं तक पहुंचाया। 86वें संशोधन ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाया और 101वें संशोधन से जीएसटी आया। ये सब बदलाव हैं, ये सब एवोल्यूशन है। अच्छा, 1 मिनट रुकिए। एक सवाल तो मन में आता ही है कि अगर अगर पार्लियामेंट बहुत ज्यादा बदलाव करने लगे तो, अगर कोई इसकी आत्मा को ही, इसके कोर प्रिंसिपल्स को ही बदलने की कोशिश करे तो, तब कौन है इसका गार्डियन? कौन है इसका रक्षक? और बस यहीं पर हमारी कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम सिर्फ अपराधियों को सजा देना नहीं है। उसका एक बहुत बड़ा काम है हमारे संविधान की आत्मा की, उसकी सोल की रक्षा करना, उसे इंटरप्रेट करना।
और ये काम सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में एक लैंडमार्क केस में किया, केशवानंद भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त सिद्धांत दिया जिसे कहते हैं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन, यानी मूल संरचना का सिद्धांत। बेसिकली कोर्ट ने कहा कि सुनिए पार्लियामेंट, आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, आपको अधिकार है, लेकिन आप इसकी बुनियाद को, इसके फंडामेंटल पिलर्स को नहीं हिला सकते। ये पिलर्स क्या है? डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म, लोगों की आज़ादी, ये सब। कह सकते हैं कि ये संविधान के चारों ओर एक लक्ष्मण रेखा है जिसे कोई पार नहीं कर सकता, एक अटूट ढाल। अब एक और कमाल की चीज देखिए कि कैसे सिर्फ इंटरप्रिटेशन से, सिर्फ मतलब समझाने से संविधान जिंदा रहता है। आर्टिकल 21 को ही ले लीजिए। 1950 में इसमें लिखा था राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब जीवन का अधिकार। उस वक्त इसका मतलब सीधा साधा था, पर आज अदालतों की व्याख्या की वजह से इसी एक राइट टू लाइफ में क्या क्या शामिल है जानते हैं? राइट टू डिग्निटी, मतलब सम्मान से जीने का अधिकार, राइट टू अ क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू प्राइवेसी, और तो और राइट टू इंटरनेट भी। देखिए, शब्द वही हैं, पर उनका अर्थ कितना बड़ा हो गया है। ये है जिंदा दस्तावेज का जादू। तो हम फिर से उसी सवाल पर आते हैं, आखिर कौन है जो हमारे संविधान को सच में जिंदा रखता है? क्या वो पार्लियामेंट है जो अमेंडमेंट्स से इसे अपडेट करती है, या वो सुप्रीम कोर्ट है जो अपनी व्याख्या से इसे नए मायने देती है? नहीं, इन दोनों की भूमिका बहुत बड़ी है, लेकिन असली शक्ति, असली लाइफ फोर्स वो आती है हम भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया। जी हाँ, हम सब। हमारा संविधान उतना ही जिंदा है, उतना ही मजबूत है, जितना हम इसके नागरिक इसके आदर्शों में यकीन करते हैं, उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं। और आखिर में बस यही एक बात याद रखने वाली है, संविधान तब तक जीवित है जब तक हम उसके मूल मूल्यों, न्याय, समानता और स्वतंत्रता को जीवित रखते हैं। ये सिर्फ एक किताब नहीं है जो अलमारी में रखी है, ये हम सबकी, एक एक नागरिक की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी जिम्मेवारी है।